ओके लेट्स कंटिन्यू। बीच में ब्रेक हो गई थी। तो अभी बोर्ड आ गया अटल टनल 66 किलोमीटर। हम लोग निकल रहे हैं। वहाँ से एक बंदा जो है वो कहीं और ही निकल गया, डिस्कस किया ही नहीं। ओके तो मैं था कूलम लॉ पे। ओके तो अभी कूलम लॉ तो आएगा नहीं, लेकिन कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म जरूर आएगा जी। ठीक है, एक हमने बताया कि के की वैल्यू जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक सिस्टम यूनिट एक मीडियम पे। तो ये जरूर कर लेना, एक मार्क्स क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करने के बाद जैसे कि F12 = K Q Q2 पे R² R21 ऐसे ही R12 करके इसके दो इंपॉर्टेंस लिखने वो जरूरी है, एक मार्क्स में आता है कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, तो एक तो है कि वेट ऑफ बेस न्यूटन थर्ड लॉ, और सेकंड इंपॉर्टेंस है चेक करो यार क्या व्यू है। ओके आसमान कितना प्यारा है यार, तो बिल्कुल व्यू। तो सेकंड इंपॉर्टेंस है आपका इधर सेंट्रल फोर्स। ओके इट अलोंग द लाइन इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। देन उसके बाद फिर है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसका मेनली न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन तो आता नहीं, डेरिवेशन भी है वेक्टर में बट न्यूमेरिकल कर लेना उसमें। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों डिफरेंट चीज़ है। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे को लगता है कि दोनों सेम है। सेम नहीं है भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फिर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी इंटेंसिटी नापने की फॉर्मूला है जो है F/Q। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो फॉर्मूले हैं, एक बाय फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एंड नंबर 2 K Q R। सॉरी गलत हो गया, K Q by R² होता है K Q by R²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल। इसके अंदर 3-4 डेफिनेशन आती है। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, चार्जेस। ठीक है, एंड देन यूनिट कूलम मीटर, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये याद कर लेना आपने। ठीक है, एंड यार लेफ्ट राइट साइड में खाई है और साथ में रिवर बह रही है। नज़ारा है। ओए खाउस, तू रास्ते में क्या कर रहा खाउस। ओके तो डाइपोल को यूनिट डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको। ओके फिर डाइपोल की दो मेन डायरेक्शन हैं, इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक टोटल पॉइंट। ओके तो एक्सियल पॉइंट का जो आपका एक्सप्रेशन आता है वो है कि अच्छा इससे पहले डाइपोल मोड पता चाहिए। डाइपोल मोड होता है Q × 2A। ओके तो डायरेक्शन होती है माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके एक्सियल पॉइंट पे, टोटल पॉइंट पे। एक जनरल पॉइंट भी आता है, जनरल पॉइंट सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका मामला याद कर लेना आपने। ओके तो एक्सियल पॉइंट का जो आपका डेरिवेशन है वो है 2K/R³। ओके वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो साथ में P कैप लिख देना और पॉजिटिव लगा देना। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट कंट्रोल पॉइंट, उसका है K/R³। उसमें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसमें अगर P कैप लगाते हो तो नेगेटिव लगाना है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट होती है। ओके फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। राइट, फिर है आपका टॉर्क ऑन डाइपोल। अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, जिसका फॉर्मूला है PE sin θ और वेक्टर फॉर्म में P×E। ओके एंड याद रखना कि अगर डाइपोल को आप लगते हो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो उस पर टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि डिफरेंस क्या है। अगर आप डाइपोल को लगते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर सिर्फ टॉर्क लगेगा, वो सिर्फ घूमेगा। नॉन यूनिफॉर्म में उस पर फोर्स भी लगेगी और टॉर्क भी लगेगी, ये आपने याद रखना है। ओके फिर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके कि अगर आपने एक डाइपोल को रख दिया किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो कोई एंगल बना रहा है, ये हमारे राइडर अभी स्टॉप हो गए थे तो मैं अब चल पड़ा हूँ। ओके तो अगर डाइपोल को आपने रखा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको आपने रोटेट करना है अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज QE, तो उसमें आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपका जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा डाइपोल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के दो एक्सप्रेशन है, एक तो है कि PE cos θ1 - cos θ2। ओके और अगर इनिशियली आप बोलते हो कि डाइपोल जो है 90 पे पड़ा हुआ है तो cos θ1 0 हो जाएगा,
90 तो 90 जीरो हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा U इक्वल टू माइनस पी कॉस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके 3 सब केस हैं, माइनस पी कॉस ओके। तो इसमें है एक स्टेबल कन्फिग्रेशन, एक अनस्टेबल कन्फिग्रेशन, एक जीरो एनर्जी। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन में आपने डाइपोल को जो रखना है, तो डाइपोल की जो लेंथ है ना, डाइपोल की लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाएगी 0 डिग्री, और जो एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस पी ई, मिनिमम एनर्जी माइनस पी ई। अगर आप डाइपोल रखते हो ताकि उसकी जो लेंथ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 एंगल बनाता है, तो उसमें एनर्जी आएगी प्लस पी, वो है आपकी अनस्टेबल कन्फिग्रेशन। तो ये भी एक मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, स्टेबल अनस्टेबल कन्फिग्रेशन। और अगर डाइपोल को रखते हो 90 पे तो उसमें 0 एनर्जी आएगी तुम्हारी, राइट। तो ये तो हो गया डाइपोल का। एक अगर डाइपोल का एक जनरल पॉइंट भी है, वो सिलेबस में नहीं है ना, फॉर्मूला याद कर लेना उसका, P/4 cos थीटा प्लस 1 ओके। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है, वो देख लेना, राइट। सेम ही है जैसे फोर्स का होता है, उसके न्यूमेरिकल से ज़्यादा आते हैं तुम्हारे। अब उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है गॉस थ्योरम। उससे पहले आपको फ्लक्स बताना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है? जो फ्लक्स होता है वो होता है E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर ओके। फ्लक्स वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस, लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, राइट। तो जो गॉस थ्योरम है भाई साहब, जो आपका गॉस थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट याद करते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम में प्राइस अब होता है जब सरफेस एनक्लोज करना जरूरत है। तो फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस इक्वल टू 1/4 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज ओके। E.ds surface integral of E.ds equal to Q by epsilon naught। पहले पढ़ाते कहीं भी कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगी, सबको भी ध्यान रखना है और दिमाग भी चलाना है। ये आसान काम नहीं है भाई, लेकिन ये अलग तरह की एक रिवीजन होगी ना। मैं क्या चलो करवा लेते हैं वीडियो ना बनाए थे कल से धीरे धीरे। और मेरे राइट साइड पे जो रिवर फ्लो कर रही है, क्या मज़ेदार सीन है भाई, नोकलाट माउंटेन इधर रिवर फ्लो कर रही है। तो गॉस थ्योरम की वही एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। उसकी 3 एप्लीकेशन है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज, एक है इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक है स्पेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल ओके। आपने जब लाइन चार्ज वाला करना है तो उसमें आपने लैम्डा यूज़ करना है Q/L। जब आपने प्लेन शीट करना है तो उसमें यूज़ करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q/A। और अगर आपने यूज़ करना है स्पेरिकल शेल वाला, उसमें भी Q/A यूज़ करना है, वॉल्यूम यूज़ करना है, क्योंकि चार्जेस सरफेस पे पड़े हैं, अंदर नहीं पड़े हैं। Q/A यूज़ करना है, Q/4πr² ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्पेस। तो दोनों का एक्सप्रेशन करना है। अब मैं डायरेक्शन भी कराऊंगा मैं ना, अगर डायरेक्शन भी याद हो जाए ओरली मैं बता सकता हूँ आपको, बट क्या फ़ायदा, राइट। तो लाइन चार्ज को जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है λ/2πr। तो उसका ग्राफ कर लेना, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन कर लेना अच्छी तरह। फिर है यूनिफॉर्म इन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसका जो है आता है σ/ε0, यानी कि वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। σ/ε0 उसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा पैरेलल टू हमारा डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल बनेगा ओके, इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस पे। और स्पेरिकल शेल के 3 केस हैं, एक बाहर K/r², अंदर K/R², और अंदर शेल के अंदर 0 होता है, कि अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ कहाँ होता है सरफेस पे होता है। उसका ग्राफ कर लेना, ग्राफ में दिखा देना इलेक्ट्रिक अंदर 0 होती है और बाहर जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r² है। तो आप देखोगे तो ये जो स्पेरिकल शेल का जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट चार्ज से मैच करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये डेरिवेशन में कभी ऐसा क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल ओके बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो आपने यही डेरिवेशन ही पूछे तो वो कर देना, साथ में ग्राफ बना देना, ठीक है। एक सॉलिड वाला भी है, ठीक है, इंसुलेटिंग वाला भी है, लेकिन उसको सिलेबस में नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो
ये था भाई आपका क्या फर्स्ट चैप्टर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज भी कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो हमेशा सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है तुम्हारा, ठीक है। नॉर्मल क्यों होता है, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो कॉम्पोनेंट होगा तो क्या होगा, तो कॉम्पोनेंट की वजह से जो है चार्जेस चल पड़ेंगे, विच लीड टू सरफेस करंट। लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे नॉर्मल ही होता है, ओके। फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, याद रखना, कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जब एक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देती है और नेट फील्ड जो है अंदर फील्ड हो जाता है। ये कुछ दो चार प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइन की, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड साइड नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये आता है कुछ नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, बाय डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव एंड साइड नेगेटिव, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड और इनसाइड साउथ से नॉर्थ होता है, इसलिए वो क्लोज लूप बनाते हैं भाई साहब। ये ट्रक को हमने ओवरटेक किया, आगे सामने गाड़ी भी आती है भैया, ओके। चलो तो हमारा ये पहला चैप्टर हो गया, राइट। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले तो भैया पोटेंशियल की डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको डिफरेंस बताना चाहिए भैया, ओके। जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, सोर्स चार्ज, ओके। तो उसका जो फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी सेम होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट होता है वोल्ट, राइट। देन आपका फिर चैप्टर में क्या आता है, ओए होए पानी पड़ा मेरे ऊपर, पानी पड़ा यार। चेक करो रोड चेक करो बच्चों। काश मेरे पास ऑनलाइन बच्चे होते ना लाखों में, मेरी इनकम बढ़ जाती यूट्यूब से, मैं तो छोड़ छाड़ के बस घूमने निकल जाता और घूमते घूमते बच्चों को पढ़ाता और थोड़ी मेरी इनकम बन जाती यूट्यूब से, अपनी बहुत मेरे लिए। फिर भी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है, बस ऐसी लाइफ होनी चाहिए। घूमते रहो, न्यू जगह एक्सप्लोर करो, साथ में बच्चों को पढ़ाओ, आ रहे अपना काम करो। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया लाइफ में मैं कई राइडर्स को मिला हूँ जो IT सेक्टर में है, और दे कीप ऑन मूविंग, डेली 5 घंटे राइड करते हैं, फिर होटल जाके फिर वहाँ से आके क्लास लेते हैं। ये लाइफ ज़िंदगी क्या लाइफ ज़िंदगी है। चलो वो उनकी ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी डिफरेंट है, मारो बैंक कटा। चलो आते हैं वापस पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल जो है बच्चों, तो पोटेंशियल जो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये को उड़ाते हैं यहाँ पर। तो आगे है आपका टॉपिक है पोटेंशियल के बाद क्या आता है भाई, पोटेंशियल के बाद चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2/R, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह की डायरेक्शन आती है, एक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट वाला तो आता है Q1 Q2/R, ओके। और जो इन प्रेजेंस है उसमें आता है Q1V + Q2V + Q1 Q2/R। तो ये याद रखना, दो स्टेप का ही वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी, ठीक है, ये कर लेना आपने। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल इसी में आता है, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। ये धीरे चल रहे हैं भैया, धीरे। ओके, फिर हमारा जो डाइपोल के हमने 3-4 डेरिवेशन की थी चैप्टर 1 में, ऐसे ही चैप्टर 2 में भी जो है डाइपोल की पोटेंशियल की भी एक्सप्रेशन है, ओके। तो एक्सियल पर तो Q/R होता है तुम्हारा, राइट। Q/R2 होता है, Q/R2 होता है, जबकि इक्वेटोरियल पे वो 0 है तुम्हारा,
कैपेसिटेंस और चार्ज, क्योंकि हम जब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन करते हैं तो पोटेंशियल में चार्ज का साइन साथ में लेना होता है भाई। ओके, चार्ज का साइन साथ में लेना होता है, इसलिए उसमें वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गिवन एग्जांपल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो बट पोटेंशियल इज नॉन ज़ीरो। तो इसका एग्जांपल आएगा इनसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज सर्कल। तो रिवर्स क्वेश्चन आ जाएगा कि गिवन एग्जांपल वेयर पोटेंशियल इज ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो, तो वो आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट आएंगे, ये कर देना आपको, राइट। ये दोनों क्वेश्चन जी बहुत आगे निकली मेरे से यार, तो कैच करना पड़ेगा। ये गुप्पी जा रहा है मेरे आगे, गुप्पी। ये हमारा यंग राइडर है, अभी 20 साल का ही है। देख लो बच्चों, सीखो। आप लोग 18 साल के हो गए, 2 साल बाद शुरू कर देना आपने भी काम। जब ये लड़का जा रहा है 20 साल का ही है। और राइडिंग करते वक्त ना यू लर्न द डिसिप्लिन आल्सो, है ना। पंजाब की तरह नहीं कि सड़क के पीछे भी चलो, जहाँ मर्जी उठा के चल पड़ो बाइक लेके ना, जो छपरी लोग करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर छपरी लोग मिलते हैं आपके। यहाँ पर लेन ड्राइविंग होती है, रूल फॉलो करना होता है, लेफ्ट साइड में रहना होता है हमेशा। चलो कितनी से हम आगे निकलते हैं। वाह, आप तो भाई। ओके, तो ट्रक आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, ट्रक आ रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने करवा दिया आपको, राइट। तो अब है कैपेसिटर, लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर। तो ओके, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, कंडक्टर जो है कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, राइट। तो उसमें हमने एक कंसेप्ट लगाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें हम 2 कंडक्टर लेते हैं, उनमें से हम एक अर्थ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका एक्सप्रेशन है सिग्मा एप्सिलॉन A बाय D। ओके, एप्सिलॉन A बाय D। तो ये आपने याद कर लेना है। फिर हमारे पास कंसेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कि अगर हम पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, राइट, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है